स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मॉडल पेपर के बारे में। जो आपका यहाँ पर 12th क्लास का मॉडल पेपर है अर्थशास्त्र का, मतलब कि इकोनॉमिक्स का जो आपका मॉडल पेपर है। इसमें बहुत से स्टूडेंट बता रहे हैं कि ये मॉडल पेपर बहुत हार्ड है। तो चलो इसकी मैं एकदम आपको ईजी वे में इसके क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसके आंसर भी बताने वाला हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। बस इस वीडियो को आपको एक बार देख लेना है, इससे आपके सारे के सारे प्रश्न एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। जो आपके यहाँ पर 12th क्लास का अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, पूरा का पूरा डिटेल्स कराने वाला हूँ, विथ सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे ये हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 का आपका मॉडल पेपर है। जो विषय आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र होने वाली है, क्लास आपकी यहाँ पर 12th होने वाली है। इसके अंदर टोटल आपके जो प्रश्न बनते हैं, टोटल प्रश्न आपके यहाँ पर 23 बनते हैं। तो 23 के 23 प्रश्न पूरे के पूरे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना है। और इस पेपर में आपको पूरा का पूरा 3 घंटे का मिलता है समय, और टोटल इसमें 80 नंबर का इसका पेपर आपका आता है, जो मेन पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपके सामने मॉडल पेपर करा रहे हैं। बस इस मॉडल पेपर की सहायता से आपके 50% प्रश्न इसी मॉडल के पेपर की सहायता से बन जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो चलो चलते हैं पहले प्रश्न की, क्योंकि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया, जिसके अंदर आपको सही विकल्प चुनकर बताने हैं। तो यहाँ पर सकते पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर कीजिए, जिसके अंदर 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और 6 नंबर के होने वाले हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा है। निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा है। तो इसमें पहले का ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। तो पहले में बी ठीक कर देना है। दूसरा पूछा गया कि आरबीआई ने अदायगी की संतुलन लेखा लेन देन कितने खातों में बांटा। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा दो खातों में बांटा है। तीसरे में पूछा है कि योजनागत उपभोग का मूल्य क्या है। योजनागत उपभोग का मूल्य क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसमें प्रत्याशित उपभोग आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया आपसे कि सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र क्या, मतलब कि एमपीएस का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका बी, S/Y। प्रश्न नंबर 5 में उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या है। उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, घरेलू आय। निम्न में से प्रति इकाई बचत कौन सी। तो बी है, वो आपकी एमपीएस है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे के पूरे मैंने करा दिए, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इन्हीं में से आपके पेपर में आने वाले सारे के सारे प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पूरे के पूरे मैंने विकल्प सॉल्व करा दिए गए हैं। इनको सारे के सारे आपको यहाँ पे अच्छे से कर लेना है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान बताने, टोटल आपके 6 प्रश्न होने वाले हैं इसके अंदर, और 6 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला पूछा गया कि अनाधिमान वक्र का ढाल कैसा होता है। तो इसमें पहले में आपका आ जाएगा यहाँ पे ऋणात्मक, क्या आ जाएगा, ऋणात्मक कर लेना। ठीक है, पहले में। दूसरे में आपका पूछा गया कि कुल उपभोक्ता में परिवर्तन को खालिस्तान कहते हैं। कुल उपभोक्ता में परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ पे सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता आपको यहाँ पे कर देनी है। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरे का। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया है कि उत्पादन फलन आगतों एवं में संबंध बताता। किसमें बताता, उत्पादक में। किसमें, उत्पादक में संबंध बताता तीसरे में। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा है कि कुल लागत का फॉर्मूला बताना है। कुल लागत बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रति इकाई लागत मल्टीप्लाई मात्रा। तो ये आपका यहाँ पे कुल लागत का फॉर्मूला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि पूर्ण उपयोगिता में फॉर्म का मांग वक्र कैसा होता है, क्षैतिज होता है। कैसा, क्षैतिज होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में निम्न समीकरण में पूर्ति की लोच कैसी है। तो पूर्ति की लोच अधिक लोचदार, कैसी है, अधिक लोचदार। कैसी है, अधिक लोचदार है। तो यहाँ पर दूसरे का अधिक लोचदार हो जाएगा। इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूरे के पूरे हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आता है सत्य असत्य। प्रश्न नंबर 30 में आपसे पूछा गया कि सत्य असत्य बताने। यहाँ पर टोटल 6 प्रश्न पूछे गए हैं, और ये 6 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले। तो पहला प्रश्न पूछा है कि उत्पादन की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत को औसत लागत कहते हैं। सही या गलत, एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा है कि जब सीमांत लागत 0 होती है तब कुल लागत न्यूनतम होती है। सही या गलत, एकदम गलत हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 30 में पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, सही है गलत? एकदम गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की कीमत कम होती है, सत्य या सत्य? एकदम सत्य हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 5 में सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत तल कहा जाता है, सत्य या असत्य? ये आपका एकदम असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद इक्वल टू बराबर सीमांत लागत मल्टीप्लाई श्रम का सीमांत उत्पादक, सही है गलत? ये एकदम असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य पूरे करा दिए गए, इनको आपको अच्छे से देख लेना है। इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन बनने वाला सत्य असत्य में थे, तो इनको आपको ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 4th स्टार जो तो हो जाता है। इसके अंदर आपसे पूछा गया कि सही जोड़ी बनाइए। क्या सही जोड़ी बनाइए? जो आपके यहाँ पर 7 नंबर की सही जोड़ी होती है, इनको आपको बना के यहाँ पे करना है पूरा का पूरा। तो देख सकते हैं 7 इसमें जोड़ी बनानी है, 7 नंबर की जोड़ी पूरी हो जाती है। तो पहली जोड़ी आपकी जो मिलने वाली, इसके अंदर पूछा गया कि सकल घरेलू उत्पाद, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद किससे हो जाएगा? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास से पहले से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पूछा गया कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका जीडीपी प्लस एनएफआईए से हो जाएगा, डी से, ठीक है। इसके बाद तीसरे में शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद आपका एनडीपी प्लस मूल्यह्रास से हो जाएगा, ठीक है। चौथे में निव्वल निवेश, निव्वल निवेश आपका किससे? निव्वल निवेश आपका सी से, जिसमें अंदर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में अवमूल्यन, अवमूल्यन आपका किससे हो जाएगा? ये आपका एफ से हो जाएगा, इससे मुद्रा के मूल्य में कमी, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में राजकोषीय घाटा आपका हो जाएगा, राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो राजकोषीय घाटा आपका जी हो जाएगा, इसके अंदर कुल व्यय और यहाँ पे माइनस राजस्व प्राप्ति सब हो जाएगा। इसके बाद आपका प्राथमिक घाटा, ये आपका ई से हो जाएगा, राजकोषीय घाटा से। इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग मिला लेनी है। जो मैचिंग बताई, इन मैचिंग को आपको ध्यान से याद कर लेना है। इन्हीं में से आपके पेपर में मैचिंग आने वाली हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लें। इस तरह से सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कराने वाले हो। बस चैनल पर अगर पहली बार चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो आप कंटिन्यू आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किसमें? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। टोटल आपसे 7 प्रश्न पूछे गए और 7 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? रैगनर फ्रेंच, रैगनर फ्रेंच, ठीक है। इस तरह से लिख लेना पहले का। दूसरे में पूछा गया है कि अवसर लागत का अन्य नाम क्या है? तो उसको हम वैकल्पिक लागत क्या बोलते हैं? वैकल्पिक लागत बोलते हैं, तो वैकल्पिक लागत लिख लेना है। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया चाय एवं कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तुएं? चाय और कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तु? ये आपके यहाँ पे स्थापन्न वस्तुएं, तो स्थापन्न लिख लेना आपको यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पूछा है कि कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होगी, कैसी होगी? तो यहाँ पे आपका 4th में आ जाएगा 0 होगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि विनिमय दर का निर्धारण मुद्रा कौन सा कार्य है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्राथमिक कार्य है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि बैंक दर में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो बैंक दर में परिवर्तन आरबीआई कर सकता है, आरबीआई आपको यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि राजस्व घाटे का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र आपको ध्यान से सुनना है, कुल राजस्व प्राप्तियां माइनस कुल राजस्व व्यय। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये 5th वाला प्रश्न भी करा दिया विथ आंसर के साथ। अब नेक्स्ट प्रश्न जो आपके यहाँ पे बनते हैं, इन सारे के सारे प्रश्नों का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको ढूंढ लेना है। यहाँ पे आपका जो 6 नंबर प्रश्न होता है, इसके अंदर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 में से कोई एक प्रश्न करना होता है और 2 नंबर का ये आपका पूरा प्रश्न होता है। तो 6 नंबर प्रश्न पूछा है कि केंद्रीय योजना वैध अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए, या फिर अथवा में बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे बता देना। प्रश्न नंबर 7 में उपयोगिता फलन का सूत्र लिखिए, या फिर अथवा में गिफिन वस्तुओं का अर्थ एवं कोई 2 उदाहरण लिखिए। इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 8, जिसके अंदर पूछा है कि उपयोगिता के गणनावाचक विश्लेषण का अर्थ समझाइए, या फिर अथवा में आपको यहाँ पे उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का अर्थ समझाइए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना है। प्रश्न नंबर 9 में पैमाने के प्रतिफल को संक्षिप्त में लिखिए, या फिर अथवा में यहाँ पे
परिवर्ती अनुपातों का नियम क्या है, इसको लिखना है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है 10 नंबर। 10 प्रश्न में पूछा गया है कि अवसर लागत का अर्थ उदाहरण से समझाइए या अथवा में कीमत रेखा क्या है, इसको लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे होता है 11, जिसमें पूछा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई दो विशेषताएं बताइए या फिर अथवा में व्यष्टि अर्थव्यवस्था एवं समष्टि अर्थव्यवस्था में कोई दो अंतर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 12 में वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई दो कमियां लिखिए या फिर अथवा में मुद्रा के कोई दो कार्य लिखिए। इन दोनों में से कोई दो प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेने हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है 13, इसके अंदर पूछा गया है कि मुद्रा की मांग के कोई दो कारण लिखिए या फिर व्यवसायिक बैंकों में कोई दो कार्य लिखिए। इन दोनों में से कोई एक आपको प्रश्न कर लेना है, जो आपके यहाँ पर 2 नंबर इसके पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है प्रश्न नंबर 14, इसके अंदर पूछा गया यदि APS का मान 0.75 है तो APC का मान ज्ञात कीजिए, अथवा में यदि MPC का मान 0.4 है तो MPPS का मान क्या होगा। MPS का मान क्या होगा, इसमें से इनको मान बात करता है जो फॉर्मूले के द्वारा आपके होने वाले हैं। इन सब के आंसर PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 15 की बात करें। प्रश्न नंबर 15 पूछा है कि यदि MPC का मान 0.2 है तो मल्टीप्लायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, अथवा में आपको इस तरह से प्रश्न कर लेने पूरे के पूरे। प्रश्न नंबर 16 में यहाँ पे पूछा गया कि सरकारी घाटे की मापें लिखिए या फिर अथवा में यहाँ पे क्या बताऊँ बजट के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। यहाँ पे बजट के 3 या घाटे की मापें लिखिए। तो 3 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं 16 से। प्रश्न नंबर 17 में अवमूल्यन एवं मूल्यह्रास में कोई 3 अंतर लिखिए या अथवा में स्थिर विनिमय दर एवं तितली विनिमय दर में कोई अंतर लिखिए। जो 3 नंबर का आपका प्रश्न यहाँ पे बनता है। प्रश्न नंबर 18 देख लीजिएगा, 18 को आपको ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 19 देख लीजिएगा, 19 में भी इसी तरह करना है। प्रश्न नंबर 20 में भी, प्रश्न नंबर 21 में आपको प्रश्न सॉल्व करना है पूरा का पूरा, ठीक है। अथवा वाला देख लीजिए। प्रश्न नंबर 22 जिसमें कि राष्ट्रीय आय की यहाँ पे आपको ज्ञात करनी क्या राष्ट्रीय आय होगी, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 23, इसी में आपको यहाँ पर पूरा का पूरा बताए। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये अर्थशास्त्र का जो मॉडल पेपर है वो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे होता है। जो आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पेपर है वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया। इसको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व हो जाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट पेपरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।